कोई 27,200 माइंस वहाँ बन सकती है नई, और जब माइंस का काम शुरू होगा उन एरियो में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि 27,000 तो होगी लीगल, इलीगल जो होगी वो पता नहीं कितनी होगी, किसी को नहीं मालूम। आप बताइए, इतना बड़ा जो आपने फैसला किया है, इसको आप वापस दिखवाओ, इसमें कोई प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ। हमारे को इसमें कोई राजनीति करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको आप और स्पष्ट करें जनता के सामने। ये कांग्रेस से कहना चाहता हूं अरावली पर किस तरह की बात। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने हुए कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 खोज की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को भड़काने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में हम बात कर रहे हैं उस संपदा की जो कुदरत ने हमको दी है, लेकिन जिसको लेकर अब सियासत होने लगी है। अलग अलग पैमानों को लेकर बात हो रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच इसको लेकर जद्दोजहद और सियासी खींचतान दिख रही है, लेकिन इस बीच इसमें अब आम आदमी भी कूद पड़ा है। आम आदमी अरावली को बचाने की मांग कर रहा है। पैमाने बदले, लेकिन राजनीति किस पैमाने पर आ गई, आम आदमी की फिक्र किसको है, कितनी है, उसको लेकर बात करेंगे। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप जब सियासत में आ गए हैं, और अरावली की जरूरत इसलिए क्योंकि अगर संपदा हमें कुछ मिली है तो उसका कोई ना कोई कुदरती कारण जरूर रहा होगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाती है तो आम जिंदगी पर किस तरह का बड़ा असर पड़ता है, हमारी प्राकृतिक जो एक व्यवस्था है उस पर इसका कितना बुरा असर पड़ता है, इन सभी पहलुओं को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो विशेषज्ञों का पैनल जुड़ा हुआ है उन सभी से आपका तारुफ करवा देते हैं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और पर्यावरण को लेकर काफी लंबे समय से गहनता से काम कर रहे हैं पर्यावरणविद, और अब इनको पेड़ों के मित्र कहें तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। हमारे साथ विष्णु लांबा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी, आपसे शुरुआत इसलिए करना जरूरी है क्योंकि देखिए, दोनों तक एक मैसेज पहुंचना जरूरी है, राजनीतिक दलों तक। अरावली की या फिर किसी भी श्रृंखला की, किसी भी पर्वत श्रृंखला की आवश्यकता, क्योंकि एक ये हमारी कुदरत की व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाती है। मौसम का बदलना, इसके अलावा खनन तो हम उसका दोहन कर रहे हैं खनन तो, लेकिन उसके अलावा जो हमारा प्राकृतिक एक साइकिल बना हुआ है उसमें और आम जिंदगी में इसकी कितनी बड़ी महत्ता हो जाती है किसी भी श्रृंखला की। अरावली को लेकर हम स्पेसिफिक बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे याद करने के लिए और अच्छे अच्छे लोगों से आशीर्वाद दिलवाने के लिए, इतना अच्छा अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद, और सभी को नमस्कार। मैं किसी पार्टी या किसी विचारधारा से प्रेरित होकर के या व्यक्तिगत चीजें उसमें डाल करके नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूँ कि, और वर्षों की जमीन स्तर के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, अरावली केवल हमारे लिए पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है। अरावली केवल हमारे जमीन का हिस्सा नहीं है। अरावली हमारे पानी की, हमारी हवा की, हमारी भविष्य की ढाल है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के अपने अपने स्तर से सारे विचार करके इसमें सहभागी बने, ताकि ये संरक्षित हो। जितने भी कानून कायदों की बातें हो रही है उनको हमने गंभीरता से देखा है, हमने जिया है उनको, और जीवन के 30 बसंत इन रास्तों पर खपाने की कोशिश की है। सिर्फ एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके अंग्रेजी में ज्ञान नहीं बांटा है, हम सहे हैं, और बड़ी बड़ी योजनाओं को रुकवाया भी है प्रदेश की और देश की जनता के माध्यम से। तो ये सब आप चश्मदीद है इस बात की। तो मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि ये हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब दे सकें, उनके साथ स्वाभिमान के साथ प्रेरणा के रूप में खड़े रह सकें, कम से कम ऐसा प्रयास हम करें। जी शैलेश जी,
ये कहा जा रहा है जब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को आंदोलन का एक रूप दिया, और खासतौर पर जब पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, उनका एक ट्वीट आया अरावली से, अरावली को लेकर, और उन्होंने जो बात कही, आपका ये कहना था कि असल तो दोहन जो है, अगर लग रहा था कि अरावली को लेकर इतनी ही उससे अपनापन है और खनन रोकने को लेकर, तो क्यों कांग्रेस ने अपने वक्त में काम नहीं किया? लेकिन बीजेपी पर कांग्रेस का ये आरोप है कि हालांकि आप ये कह रहे हैं कि 500 मीटर तक का जो दायरा है वो उल्टा संरक्षित हो जाएगा, और आप ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा संरक्षण होगा हमारी पर्वतमालाओं का। ये मंच हम चाहते हैं कि आप इस मंच के जरिए, अगर गलतफहमी किसी को है, अगर लग रहा है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, अगर या लोगों तक गलत मैसेज जा रहा है, तो मैं चाहूंगा आप इसे स्पष्ट करें, क्यों ये खनन बढ़ाने का नहीं घटाने का जरिया है आपके नजरिए से? जी, बिल्कुल सही विषय है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर भी होनी चाहिए कि इस नई जो परिभाषा है उसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है, या किस तरीके से खनन कम होगा, या जो अनियंत्रित खनन चल रहा था उस पर नियंत्रण होगा। क्योंकि मूल रूप से बात यह है कि 4 राज्यों के फैली हुई अरावली में हर राज्य की खनन नीति अलग अलग होती है, हर राज्य में खनन के नियम अलग होते हैं, किस तरीके से क्या स्वीकृतियां मिलेंगी, किस तरीके से खनन की क्या परमिशन होंगी, क्या उन पर तमाम तरीके की बाध्यताएं होंगी। इसीलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब तक अरावली को जिसमें अनियंत्रित खनन चल रहा है, अवैध खनन चल रहा है, उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि राज्यों की जो सीमा है, राज्यों की जो परिभाषा है, उसको एक यूनिवर्सल परिभाषा, एक स्वीकार्य परिभाषा बनाया जाए। और उसी के दृष्टिगत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस जो समिति बनाई गई, जिसमें तमाम जो इसके संबंधित डिपार्टमेंट थे, चाहे वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे वन विभाग का फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे अपना पर्यावरण और मंत्रालय हो, तमाम तरीके के और चारों राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें उपस्थित थे। और ऐसी स्थिति में जब ये तय था कि केवल उन्होंने तमाम समिति ने देखा, चारों राज्यों की परिभाषाओं का अध्ययन किया, चारों राज्यों के नियमों का अध्ययन किया, तो ये पाया कि केवल राजस्थान के पास ही वो परिभाषा थी जिसके अंतर्गत कोई ना कोई इस परिभाषा खनन को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाया जा सकता है। वो परिभाषा केवल राजस्थान के पास थी, जो कि एक पुराने जियोलॉजिकल जो थे उनकी जो रिचर्ड बर्फी की परिभाषा 1968 के आधार पर, जिसके आधार पर तमाम पूरे दुनिया भर में जियोलॉजिकल का काम होता है, उसके आधार पर जो परिभाषा थी। लेकिन आप देखिए, वो परिभाषा राजस्थान की थी, ये केवल राजस्थान के पास थी, लेकिन उस समिति ने यह तय की, देखा कि इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। अब बात यह नहीं है कि 100 मीटर की जो परिभाषा थी, जो तत्काल समय में 2002 में बनी कमेटी में जो थी, और उसके बाद इसको आगे बढ़ाया गया, जिसको पेश किया गया, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और उसी सुधार को दृष्टिगत रखते, ताकि ये जो परिभाषा है ये और अधिक पारदर्शी, और अधिक संरक्षण केंद्रित, और अधिक वस्तुनिष्ठ बने। तो इसके लिए, इसमें और अधिक सुधार के लिए केवल उसी परिभाषा को जो तत्काल समिति की थोपा नहीं गया, उसमें भी सुधार के लिए उस कमेटी ने सुझाव दिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा। अब आप कह रहे थे कि किस तरीके से, देखिए पहले जो परिभाषा थी वो केवल 100 मीटर हाइट के रूप में थी, कि 100 मीटर हाइट होगा और उसके ढलान होंगे। लेकिन इस परिभाषा में यह जोड़ा गया कि केवल हाइट से मतलब नहीं है, बेसिकली बात यह है कि जो पहाड़ होता है वो नीचे की तरफ पहाड़ी होती है, वो उसका टॉप नुकीला हो सकता है, टॉप कम उसकी होती है क्षेत्र, लेकिन नीचे वाला क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है। उसमें शामिल किया गया उसके पूरे घेराव को, 100 मीटर या उससे ज्यादा की हाइट के पूरे घेराव को, और उसके अंतर्गत आने वाली सभी छोटी छोटी पहाड़ियां, उसके अंदर आने वाली सभी आकृतियां, चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको शामिल किया गया। पहली बात, इसके माध्यम से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हुआ अवैध और अनियंत्रित खनन के ऊपर। दूसरी बात, जिस तरीके से कहा गया कि 100 मीटर जो भी पहाड़ी है, उससे जो अरावली रेंज जो उसको शब्द दिया गया कि एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में जो 500 मीटर का एरिया है वो भी संरक्षित होगा, उस पर भी खनन का प्रतिबंध होगा। तो इस तरीके से अरावली पहाड़ी के रूप में कहें और अरावली रेंज के रूप में कहें, निश्चित रूप से इसके संरक्षण की संभावनाएं और संरक्षण की जो मानक है वो काफी व्यापक स्तर पर आए सामने। चलिए ठीक है, प्रतीक जी आपने सुन लिया। कांग्रेस पर बीजेपी का एक आरोप हो रहा है कि 2002 में कांग्रेस ने इसको लेकर परिभाषा जो दी थी अरावली पर्वतमाला को लेकर, उसकी वजह से उल्टा खनन बढ़ा, कई खनन के पट्टे बांट दिए गए उस वक्त 2002 में एक नई परिभाषा गढ़ते हुए। तो आप तो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उल्टा ज्यादा खनन हो जाएगा, ये कहने कि 2002 में जो आपने परिभाषा दी, खनन तो उस वक्त ज्यादा हुआ था। आपका माइक बंद है सर, माइक चालू कीजिएगा, आपका माइक बंद है। जी जी जी।
सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट जो श्रृंखला है उसमें से एक है। मतलब जब धरती के ऊपर मानव जाति नहीं थी तब से ये अरावली। और आप देखिए कि जो ज्यादातर जो पहाड़ हैं तो जो राजस्थान में आते हैं वो 12,081 है और उसमें से मात्र जो 100 मीटर के ऊपर है वो 1,087 मतलब 8.7% है। 91% जो पहाड़ है वो नीचे है। अब दूसरी बात आप कह रहे थे कि 2002 में बिल्कुल इसको परिभाषित नहीं किया गया था। उसमें लिया गया था कि 100 मीटर से ऊंची कितनी पहाड़ी है, 100 मीटर के नीचे की कितनी पहाड़ी है। उसके बाद में 2010 में उसको सुप्रीम कोर्ट में बोला गया और 3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दिया। और राज्य सरकार ने, जो हमारी सरकार थी, हमने माना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है और हमने उसके ऊपर कोई भी पिटीशन या कोई भी रिव्यू नहीं डाला। अब वर्तमान में इस तरीके की चीजों को डाला गया 100 मीटर का। पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो 2010 के अंदर जो रिपोर्ट गई थी उसकी जो हाइट थी वो सी लेवल से नापी जानी थी और अभी इन्होंने क्या कर दिया वो कंटूर लेवल से, मतलब जो धरती है, हम ऑलरेडी राजस्थान के अंदर 300-350 मीटर के ऊपर हम बैठे हुए हैं सी लेवल से। तो सी लेवल से आप देख लीजिए अगर 200-300 मीटर 100 मीटर अगर हाइट पे हम ऑलरेडी हैं और फिर अगर आप धरातल से नापेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कितने नीचे है कितने अंदर तक है वो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इन्होंने उसको पहले तो कंटूर लेवल कर दिया। और दूसरी बात, हमारी आशंका जब खबर निकल करके आती है, जब अलग अलग माध्यम से खबरें आती हैं, जब हमें आशंका होती है कि अरावली को मिटाने का ये सिलसिलेवार काम किया गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों में कैबिनेट की एक मीटिंग हुई थी राजस्थान सरकार की और उसके अंदर एक डिसीजन लिया गया कि अगर आप जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो सजा का प्रावधान जो था वो हटा दिया गया है। अब मात्र जुर्माना रह गया है। तो इन्होंने कर दिया कि अरावली में जितने जंगल है वो आप काटिए, जुर्माना दीजिए और घर जाइए, कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आपने देखा था कि ढोल का पास जयपुर के अंदर ही इतने पेड़ कट गए, जनता बोलती रह गई, चिल्लाती रह गई, जयपुर के जो लंग्स कहे जाते थे ढोल का पास, वो जंगल काट दिया, तब भी ये नहीं माने। और क्यों आशंकाएं और बढ़ जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परसों एक खबर छपी थी, खबर है कि सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अगर अरावली का हिस्सा माना तो हरियाणा की तरह यहाँ भी छलनी कर देंगे खनन माफिया। और एक फोटो छपी है, ये फोटो देखिए आप। इस फोटो के अंदर एक रेड लाइन है, रेड लाइन के पीछे राजस्थान है, रेड लाइन के आगे हरियाणा है। तो आप जो हरियाणा का है उसका हालत देखिए, अरावली की क्या हालत कर दी है खनन कर करके। और पिछले 11 साल से इन्हीं की सरकार है हरियाणा के अंदर भी, और राजस्थान अभी संरक्षित है। और अगर 100 मीटर का ही अगर मामला आ गया तो राजस्थान की हालत भी वही हो जाएगी जो हरियाणा के अंदर हो रही है। फिर ये कह रहे थे कि संरक्षण हो जाएगा, ये बिल्कुल सही कहा कि अवैध खनन नहीं होगा, क्योंकि अवैध को वैध कर दिया जाएगा ना, अवैध कुछ रहेगा ही नहीं। 100 मीटर से नीचे की कोई पहाड़ी माना ही नहीं जाएगा तो अवैध तो होगा नहीं, अब सारा वैध खनन होगा। और एक और रिपोर्ट आई थी 21 दिसंबर 2025 इसी साल इसी महीने, उसमें कहते हैं कि अवैध खनन ने खत्म कर दिए 1/4 अरावली। और ये रिपोर्ट है सीईसी की, जो सुप्रीम कोर्ट में सीईसी ने दी है। उसके बाद में एक और खबर है, वो बड़ी चौंकाने वाली है, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अभी 17 दिसंबर 2025 की, ड्रोन सर्वे फ्लैग्स मैसिव इलीगल माइन इन अरावली नियर भीलवाड़ा में जब ड्रोन सर्वे किया गया तो वहां पता लगा वो तो पहाड़ी सफा चट कर दी। तो जब आप देखिए कि अभी अगर हमने संरक्षित कर रखी है 100 मीटर से नीचे की भी पहाड़ियां, 100 मीटर से ऊंची की भी पहाड़ियां, तब तो हालत ये है खनन माफिया इस तरीके का काम कर रहा है। लेकिन अब जब ये परिभाषित कर देंगे कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको अरावली माना ही नहीं जाएगा, तो ये क्या है, ये इनलीगल को लीगल करने का एक रास्ता है। और वो क्यों करना चाहते हैं वो भी मैं आपको 20 सेकंड में बता देता हूँ कि एक खबर है 16/3/2025 की, जहां के शायद शैलेश भाई भी वहीं के ही हैं और मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सही 7 के खिलाफ अवैध खनन का मामला दर्ज हुआ। तो ये जो इनके लोग हैं, इनके पदाधिकारी हैं, इनके मंत्री हैं, वो लोग सब अवैध खनन में लिप्त हैं, अब उसको वैध करना चाहते हैं, इसलिए ये परिभाषा लाई गई है। सब अपने अपने लोगों को पहाड़ियां बांट देंगे, वो पहाड़ियां काट देंगे और नोटों की से अपनी जेबें भर लेंगे, इसलिए लाई गई है। लेकिन राजस्थान की जनता जाग चुकी है, आप देख रहे हैं जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और हमारे को चाहे जान दे करके अरावली बचानी पड़े, हम बचा के रहें। जी विष्णु जी, देखिए जो भी पहाड़ी है, अगर हम अरावली की बात करें तो इसके एक तरफ पूरा रेगिस्तान है, उसकी एक अलग पहचान है। राजस्थान के लिए तो मैं तो कहता हूँ ये संपदा है, क्योंकि राजस्थान में डायवर्सिटी इस अरावली की वजह से आती है। इसके इधर की तरफ आप देखें तो पूरी हरियाली आती है, और चूंकि हमारा साइकिल इसकी वजह से
पूरा ऐसा बना हुआ है। क्या लगता है आपको, अगर इस तरह की कोई भी पर्वतमाला जो इस डाइवर्सिटी को यहाँ पर हमारी एक संपदा बनाती है, अगर ये खत्म हो जाते हैं, इनको नष्ट कर दिया जाता है, तो हमारा जो लाइफ साइकिल है या फिर ये कहे कि जो मौसम का चक्र है उस पर किस तरह से असर पड़ेगा? और आपको नहीं लगता कि इससे जो रेगिस्तानी इलाका है वो धीरे धीरे दिल्ली और इधर की तरफ, हिमाचल की तरफ बढ़ने लगेगा, धूल मिट्टी उधर की तरफ जाने लगेगी, इससे जो रुकती है? मरुस्थलीकरण विस्तार जो रुका हुआ है अब तक, वो मरुस्थलीकरण विस्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ी हमारे पास में ताकत अरावली पर्वत श्रृंखला है। हमारे पानी के लिए, हमारी स्वच्छ हवा के लिए और अनेक कारणों से, खासतौर से किसानों के लिए अरावली की अगर कहीं न कहीं क्षति होती है तो वो किसी भी रूप में, किसी भी काल में, किसी भी सरकार में, ये मान के चलिए कि राजस्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा निवेदन अभी दोनों मेरे आदरणीय जो विराजमान है अलग अलग पार्टियों से, मैं फिर दोहराता हूं कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और सबूतों के साथ में है, क्योंकि मैं जमीन पर रहा हूं 30 साल, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम भी किया है और उनके साथ लड़ाई भी करी है। जो अपने थे उनके साथ भी लड़ा हूं, जो पराये लगे थे उनके साथ भी लड़ा हूं। उसका परिणाम भी आपने देखा है, 3-3 हमले भी देखे हैं। मैं तो खैर एक मामूली सामान्य कार्यकर्ता था, लेकिन डीएसपी तक की हत्या कर दी गई और यही अलग अलग सरकारों में भी हुई, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और मैं किसी का नाम लेकर के ज्यादा इन चीजों को आगे नहीं करना चाहता, बस इसी है कि आपका विशेष आग्रह था और लोगों का भी बहुत थोड़ा दबाव था, तो सोचा कि आज चलते हैं। बोलने के लिए सबूतों के साथ बहुत कुछ है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ केवल टीवी चैनलों पर आकर के ज्ञान बांटने का विषय नहीं है और ये किसी एक व्यक्ति पर आरोप लगाने का विषय नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का काम भी नहीं है। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये सांस्कृतिक जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी है अरावली पर्वतमाला श्रृंखला ये संरक्षित हो। सरकार किसी की भी हो, मुझे सबका कहानियां पता है, सबकी भूमिकाएं पता है, कितने नेताओं के कहां कहां पर खनन है वो भी पता है, कितने नेताओं के माध्यम से, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से खनन हो रहा है वो भी पता है। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल के पीछे की कहानी क्या है, वहां किस किस की कंपनियां लगने वाली है, कौन कौन खनन करने वाले हैं, अरावली को संरक्षित करने के नाम पर क्या क्या होना जाना है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर छोटा मोटा जंगल का काम चल रहा है और ठाकुर जी कृपा रही तो लगभग 2 करोड़ प्लांटेशन संरक्षित करके, और टीवी पर बोल रहा हूँ, 1.5 करोड़ का जैसे रिकॉर्ड दिया है, 2 करोड़ प्लांटेशन का रिकॉर्ड भी सरकार को देंगे और इन्हीं सब लोगों को देंगे। और ये सबसे बड़ी बात, विदाउट गवर्नमेंट ग्रांट, 1 रुपया डोनेशन के बगैर काम करके दिखाएंगे। तो मेरी प्रार्थना बस इतनी सी है कि अरावली बचनी चाहिए। चलिए विष्णु जी, क्योंकि आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिमोट एरिया में, इसलिए आपकी आवाज भी बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है और वीडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पहले सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, उनके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि बाकी डिबेट को हम पूरा कर सके। विष्णु जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आपके पास लौटना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, ये बात तो सही है कि कांग्रेस और बीजेपी से उठकर इस बात को देखना चाहिए और इसलिए भी ये कहना चाहिए क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन इन सबके बीच एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर, जैसा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने मंच से अभी कहा है, अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने एक तरह से पलटवार किया, उसका काउंटर किया। उनका कहना है कि अरावली पर्वतमाला में से एक भी पत्थर नहीं हटने दिया जाएगा। और आपने जो नई परिभाषा बताई है, अगर मान लीजिए उसका थोड़ा सा भी पालन करते हैं तो पत्थर तो खैर हटाने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा था कि इसमें खनन को लेकर, एक पत्थर नहीं हटाने को लेकर इसमें नियमावली में कोई संशोधन होता। और जो पैनल आपने बताया कि उसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे, लेकिन एक स्टेक होल्डर जो सबसे जरूरी था, आम आदमी, उसकी कोई राय इसमें नहीं ली गई, उसका कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं बैठा। बिल्कुल बात कि चाहे वो हमारे साथी जो पर्यावरण थे, चाहे प्रतीक जी थे, चाहे आप कह रहे हैं, चाहे लोग कह रहे हैं, बात असली यही है कि इसको, इस नई परिभाषा के आने के बाद कितना संरक्षण ज्यादा मिलेगा। क्योंकि जब तक राज्यों की परिभाषाएं अलग अलग थी, मानिए आप देखिए उस डिसीजन को पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से था कि राज्यों की परिभाषाएं अलग अलग होने के कारण अरावली पर खनन का जो विनियमीकरण हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है। किसी राज्य की परिभाषा अलग है तो खनन की स्थिति अलग है, किसी राज्य की अलग है। और दुनिया मैं यही कहना चाहता खनन हो रहा है। मैं देखो, मेरा कहने का कारण यही था, आपने जो बात कही ना कि कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि
विषय ये कलेक्शन का है ही नहीं, ये राजस्व का विषय है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आम कलेक्शन सब यूज नहीं किया, हुआ है। मैंने कलेक्शन सब यूज नहीं किया सर। हम रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स मानने लगेंगे ना अगर पहाड़ियों को और जंगलों को, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सोर्स तो हमारी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसको रेवेन्यू से जोड़कर ही नहीं देखा जाना चाहिए था। यही कह रही है कि इसको पूरा फोकस इसका सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिहाज से इसको सोचा गया और इसी वजह से परिभाषा बदली गई। प्रभात जी, मैंने कलेक्शन शब्द का यूज नहीं किया, मैंने कहा कि जिस तरीके से अनियंत्रित खनन जो इस पर खनन चलता था, राज्यों की इस खनन की परिभाषाएं अलग होने के कारण और उसके कारण इस पर रोकथाम नहीं हो पाती थी। तो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि जिस तरीके से इस देश की सुरक्षा को, इकोलॉजी को खतरा हो रहा है अरावली में, क्योंकि कारण क्या है कि अलग अलग राज्यों की परिभाषा के कारण ऐसी स्थिति में एक सामान्य परिभाषा बनाई जाए और उसके आधार पर इस पर खनन पर रोक लगाई जाए, खनन को जो वैध खनन है उस पर प्रयोग किया जाए। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है कि कांग्रेस हो चाहे कोई लोग हो, आप बात को समझिए। एक तरफ तो ये कहते थे, अभी प्रतीक जी कह रहे थे कि साहब कितना, माननीय मंत्री जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट कहा था कि धरातल से मतलब ये नहीं धरती से ऊपर, जो धरती के अंदर भी अगर उसका हिस्सा है तो भी वो 100 मीटर और उससे ऊपर की रेंज में आएगा। तो प्रतीक जी को पहले वो सुनना चाहिए था स्टेटमेंट। प्रतीक जी आप बोलिएगा आराम से, प्रतीक जी तो सही कह रहे हैं, वही तो ये तो कह रहे हैं कि ग्राउंड लेवल, अगर आप सी लेवल से इसको परिभाषित करेंगे तो सी लेवल से तो फिर आप तो जमीन के अंदर भी खोदा जा सकता है, फिर तो उल्टा वो तो आप अगर बात रखिए ना 100 की, ये थोड़ी है अगर 350 है 400 है, बात तो ये ना 100 मीटर वाली बात, तो अगर वो धरती के अंदर भी है, दूसरा उसका फैलाव है। आप ये नहीं कि टॉप का बॉन्ड हो, केवल आप खनन कैसे रोकेगा कि कोई भी पहाड़ होता है वो इस तरीके से फैला होता है, पहाड़ कभी इस तरीके से नहीं होता छोटा, पहाड़ का धरातल होता है फैला होता है, पहाड़ के ढलान होते हैं, तो वो उसमें हो सकता है छोटे छोटे पहाड़ भी हो उसके साथ। इसीलिए कहा है दो पहाड़ों के बीच में जो अगर 500 मीटर का रेंज है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो आप देखिए इसके क्षेत्र को कितना बढ़ाया गया है, इसके क्षेत्र को केवल एक पहाड़ी तक नहीं, अरावली पहाड़ी और अरावली रेंज दोनों में इसको बांटा गया है। रेंज के माध्यम से दो पहाड़, जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनके 500 मीटर के एरिया को सुरक्षित किया गया है। इसके अलावा आप देखिए इसमें कितनी सारी झीलें हैं, कितने सारे इसमें इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उनके 1-1 किलोमीटर की रेंज के उसमें संरक्षण है। ये कहना चाह रहे हैं शैलेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नई नियमावली के हिसाब से वो हालात नहीं होंगे जैसा इन्होंने तस्वीर में हरियाणा के हालात दिखाए थे, वैसे हालात नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जब एक परिभाषा चलेगी तो खनन पर संरक्षण भी होगा, खनन पर सख्ती भी होगी। केवल 0.19% जो जिसमें माइनिंग का एरिया है 277.89 वर्ग किलोमीटर, 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में से इतने से एरिया की तो और उसमें भी तमाम तरीके की स्वीकृतियां होंगी। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में वनों में एक माइनिंग प्लान बनाया गया था, उसको पहले माइनिंग प्लान को बनाइए, वो अप्रूव होगा, उसके बाद उसकी स्वीकृति होंगी, तब बात होगी। अभी की स्थिति तो ये है। लेकिन कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति क्या है प्रभात जी आज, कि जब 2002 में इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने परिभाषा बनाई, इन्होंने उसको पेश किया, तब तो इनके नेताओं की भाषा अलग थी और 2002 से और अब दिसंबर 25 तक भाषा अलग थी। दिसंबर 25 आते ही इनकी भाषा अलग हो गई। इन्होंने न्यायिक निर्णय को राजनीतिक रंग देने का काम किया है कांग्रेस ने। तो इनके ही तो थे, अगर वास्तव में इन्होंने खंड पत्रों को रोक के। मैं जवाब ले लेता हूं प्रतीक जी से। प्रतीक जी, इनका सवाल का आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में एक चीज और है। आप 19 जिलों में अब कांग्रेस आंदोलन करने की बात कह तो रही है, वो 19 जिले जो इस अरावली श्रृंखला के इर्द गिर्द और उस वाले एरिया में आते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूं कि आप अपने वक्त में कांग्रेस की सरकार भी रही है राजस्थान में, उस वक्त ही ये अरावली को लेकर अभी जो आपको सोच डेवलप हो रही है, सियासी कारण हो सकता है, सियासत की वजह से हो सकता है ये उभर कर मामला आया हो, लेकिन अरावली को लेकर आप पहले ही कोई ऐसा कोई बिल ले आते, कोई अधिनियम लेकर आ जाते और उसको लागू कर देते, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से परिभाषाओं को बदलने के लिए फिर इस तरह से आपको आंदोलन करना पड़ता। आप काउंटर भी कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए, मैं चाहूंगा। प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो बार बार झूठ बोला जाता है कि 2002 में हमारी सरकार में कमेटी लाई गई थी। बिल्कुल हमारी सरकार में कमेटी आई थी, लेकिन उस समय पहाड़ की हाइट थी वो कंटूर लेवल से नहीं, वो सी लेवल से मापनी थी। और अगर सी लेवल से आप 100 मीटर मानेंगे तो कोई भी, चाहे वो 5 मीटर की पहाड़ी भी होगी, वो भी संरक्षित हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनसे मेरे बाद में मेरे को चाहे 10 से 20 सेकंड में जवाब दे दें, भाई 100 मीटर क्यों माना, आप 20 मीटर मान लेते, 20 आप जवाब दे देते कि 20 मीटर के ऊपर की जितनी भी पहाड़ी होगी या 10 मीटर के ऊपर की जितनी भी पहाड़ी होगी उसको अरावली माना जाएगा। 100 मीटर ही क्यों किया गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वो इसलिए किया गया है कि मैक्सिमम जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर के नीचे हैं और उनका जो दोहन है वो ईजी हो जाए। शैलेश भाई को पता नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में परिभाषित हुआ है, उसके बाद में खनन की जो पूरी है वो बायलॉज बनेंगे
उस बायलॉज में ये कहा जाएगा कि जो भी अरावली जो, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि 100 मीटर के नीचे की तो अरावली है ही नहीं, तो जब 100 मीटर के नीचे की अरावली नहीं है तो वहां पे खनन हो सकता है, वो वैध हो जाएगा। जो अभी तक अवैध हो रहा है, जो कभी डीएसपी जाते हैं इनके और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, देखा था हमने, वो जो इनलीगल माइनिंग हो रही है वो लीगल हो जाती है। अब दूसरा आपने पूछा कि हमारी सरकार में हमने संरक्षण के लिए क्या किया या कोई चीजें बना देते, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास तो आंकड़ा है, शैलेश भाई के पास तो होगा भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब 2021 में जो प्रकरण दर्ज किए थे वो हमने दर्ज किए थे 10,200 और FIR दर्ज की 804, वाहन जब्त किए 10,136 और 100 करोड़ रुपए की जो जुर्माना है वो वसूला। आता हूँ 21-22 में 21-22 में 9,073 प्रकरण दर्ज किए, 1,070 FIR दर्ज हुई, 9,092 जो है वाहन जब्त किए गए और 100 करोड़ का जुर्माना हमने वसूला। फिर आ जाता हूँ 22-23 के अंदर 9,372 प्रकरण दर्ज किए, 1,000 से ज्यादा FIR दर्ज किए, 10,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए और फिर 80 करोड़ की जो जुर्माना राशि वसूली। और उन्होंने क्या किया 24-25 के अंदर मात्र 588 FIR दर्ज किए अभी तक इनके 2 साल के कार्यकाल के अंदर, और जब्त वाहन है जो 5,446 है 2 साल में, और राशि वसूल की है 50 करोड़ रुपए 2 साल में। हमने जहां पे 3-4 साल के अंदर 400 करोड़ रुपए वसूले थे, इन्होंने 50 करोड़ रुपए वसूले। इनके मंत्री क्या कहते हैं आपको पता होगा, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जब गए थे पाली में क्या कह रहे थे, अवैध बजरी के ट्रैक्टर मत पकड़ना, मुश्किल से भरे जाते हैं। तो इनके मंत्री ये कहते हैं, जब इनके जो भाजपा के जो डिस्ट्रिक्ट के उपाध्यक्ष हैं वो अवैध खनन के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही है, तो आप देख लीजिए किस तरीके का काम। और आपसे और मुझसे सबसे समझदार इस प्रदेश की जनता है। जो अरावली के जो 17 जिले हैं, उन जिलों के जो पास में जो जनता रहती है उनको पता है कि अरावली में क्या चल रहा है, इसीलिए वो आज सड़कों पर है कि उनको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है और अब इससे और ज्यादा क्या होने वाला है, इसीलिए सड़कों पर है। ये कोई कांग्रेस का या किसी और पार्टी का या किसी का कोई आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। ये राजस्थान की जनता सड़कों पे निकली है अरावली को बचाने के लिए। हम उनके साथ हैं, उनको अगुवाई दे रहे हैं और आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी अरावली को बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, संरक्षित करेंगे। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है दोबारा परिभाषित करने की। अब देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलते हैं। चलिए देखिए, आप दोनों ने अपना विषय तो रखा सामने, अपना पक्ष भी सामने रखा, लेकिन मेरा तो एक ही कहना है। प्रभात जी 1 मिनट 2 मिनट मुझे समय दीजिएगा जी। तमाम इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कही थी 2002 में हमने 100 मीटर की आर्ट रखी थी, आपने रिचर्ड मर्फी की जो 1968 की रिपोर्ट थी क्लासिफिकेशन, उसके आधार पर रखी थी, उसमें 100 मीटर थी। आपने उसको 100 मीटर आप ये कहते ना, कंटूर नहीं लिया था, बात नहीं है, से लिया था। दूसरी बात लिया था प्रभात जी, दूसरी बात अभी जो 2002 में था 2006 से चल रहा है वही अभी भी लागू है। दूसरी बात आपके सुनिए सही, झूठ बोला जा रहा है। प्रभात जी सुनिए 2 मिनट सुनिए तो सही। दूसरी बात आपने बड़े बड़े उदाहरण दिए, थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। किस तरीके से आपके मुख्यमंत्री ने कहा था सरकार के समय कि सिस्टम हमारे कब्जे में नहीं है, किस तरीके से अवैध खनन पर आपके विधायक ने बाल मड़वा के दे दिए, किस तरीके से प्रमोद जैन भाया ने किस तरीके से भ्रष्टाचार का गलगला। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे थे अभी, उसी क्षेत्र में कंकांचल पर्वत पर विजय दास बाबा को आत्मदाह करना पड़ा। मैं बता रहा हूं आपको, और जो आप आंकड़े दे रहे थे ना, आप तो झूठे आंकड़े दे रहे थे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं आपको चैनल पर, हमारी सरकार ने 2 साल के अंतर्गत 20,526 प्रकरण दर्ज किए। मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ, ये लीजिए, जुर्माना वसूल 11 करोड़ किया है, FIR 2228 हुई है और गिरफ्तारी 1175 हुई है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, और वाहन जब 19,744 हुए। आप मिला लीजिए, बोल रहा हूँ वही आंकड़े, मैं बोल रहा हूँ। और अरावली में हमारी सरकार ने अरावली में हमारी सरकार ने 10,966 प्रकरण दर्ज किए, 1,200 FIR हुई है। मैं भी आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को चैलेंज कर रहा हूँ। मेरे आंकड़ों को आप दोस्त साबित कीजिए, मेरे आंकड़ों को आप दोस्त साबित कीजिए। आप जिस तरीके से झूठे आंकड़े दे रहे हैं। शैलेश जी और प्रतीक जी, डिबेट का समय चूंकि पूरा हो चुका है, समय की सीमा है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं किसी एक पार्टी से नहीं कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक दलों से बात कह रहा हूँ। ये जो भी हमको कुदरत से चीजें मिली हुई है ना, ये कोई 2, 3, 5 साल 10 साल की कोई उपज नहीं है, लाखों करोड़ों साल में बनी एक व्यवस्था है। मैं कहता हूं, देखिए, आप जंगल को आप फैला सकते हैं, जंगल को आप बसा सकते हैं, लेकिन ये जो पहाड़ियां हैं ना, इनको वापस नहीं बसाया जा सकता। मैं कहता हूं, ये जो मरुस्थल को फैलने से, हमारे उत्तर भारत के उस इलाके में फैलने से रोकने के लिए एक ढाल है। मौसम को
एक विविधता देने का एक ये जरिया है। और आम आदमी अगर इसको लेकर किसी तरह से उसको लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिसको जो उनकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, तो मुझे लगता है कि इस विषय पर एक बार और सोचा जाना चाहिए। हो सकता है अब तक किसी वजह से सोचा गया हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई व्याख्या रखी है तो उसके सामने उस कमेटी ने क्या अपनी रिपोर्ट रखी है उसके हिसाब से उन्होंने बात की। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा है कि इसको हम मान्य मानते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट में अगर स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता, पर्यावरणविदों को शामिल किया जाता, भूगर्भ वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता, आम आदमी के जो उनके प्रतिनिधि उनको शामिल किया जाता, मुझे लगता है कि ये सारा विवाद भी खत्म हो जाता। और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लाखों करोड़ों साल की जो हमें मेहनत से हमारी धरती ने जो हमको एक ये नेमत दी है, उस नेमत को नष्ट होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन बनने में करोड़ों साल वापस लग जाएंगे। हमारी पीढ़ियों को हमको जवाब देना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।